भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। प्रॉपर्टी के बारे में और जानकारी चाहिए तो वो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाकर ले सकते हैं। कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की राय चाहते हैं तो आप ndtv.com/property पर लॉग इन करें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी काफी आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। फिलहाल चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। भूमि अधिग्रहण बिल के बाद अब सरकार बदलने वाली है जमीन की रजिस्ट्री का कानून। राज्य में कहीं भी रजिस्ट्री करवाने के प्रस्ताव से होगी लोगों को सहूलियत। रजिस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ाने, धोखाधड़ी और काले धन को वैध करने जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस को दिए जाएंगे ज्यादा अधिकार। एनसीआर, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और बेंगलुरु में कौन सी प्रॉपर्टीज हैं पैसा लगाने लायक, हम देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। और चेन्नई में बिल्डर प्रॉपर्टी बेचने के लिए कैसे कर रहे हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने का सौभाग्य अगर आपको भी मिल चुका है तो आप जानते ही हैं कि बिचौलियों से लेकर पुराने सिस्टम से निपटने जैसी कितनी समस्याओं से प्रॉपर्टी के मालिक को दो चार होना पड़ता है। ऐसे में अब सरकार ने 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। उन्हें तो मोजा सिन्हा बता रही हैं कि कौन कौन से बदलाव सुझाए गए हैं नए प्रस्ताव में। भूमि अधिग्रहण कानून के बाद अब सरकार रजिस्ट्री कानून 2013 लाने की तैयारी में है। 1908 के इस कानून में कई तब्दीलियां की गई हैं ताकि नया कानून बदले हुए जमाने के मुताबिक ढाला जा सके और लोगों को ज्यादा सुविधा हो। कुल 7 संशोधनों में राज्य में कहीं भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, किराए या पट्टे पर दी जाने वाली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, भले वो साल भर से कम की हो, मुख्तारनामे और बिल्डरों के सारे समझौतों की रजिस्ट्री और जिस राज्य में प्रॉपर्टी है उसी राज्य में उसकी रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि अब तक लोग जिस राज्य में कम स्टैंप ड्यूटी होती थी वहीं रजिस्ट्री करवाते थे। हाल फिलहाल जो एक्ट लागू होता है वो 1908 में लिखा गया था, तो उसका जो रेलेवेंस है बहुत ज़्यादा नहीं आज की तारीख में। और कई नियम कानून जो उस वक्त ज़रूरी थे शहरीकरण के लिए वो अब आज की स्थिति में बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव मांगती है। जैसे कि जो रेंटल्स हैं उस वक्त ये कहा गया था कि 12 महीने से कम का अगर कोई लीज एग्रीमेंट हो तो उसको रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण की ज़रूरत नहीं है। पर आज की स्थिति में जबकि मल्टीनेशनल कंपनीज और कई ऐसी कंपनीज निवेशक हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि ये एक्ट हो और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। रजिस्ट्री कानून 1908 में एक बड़ी तब्दीली सब रजिस्ट्रार के दफ्तर को धोखाधड़ी और काले धन को वैध बनाने जैसे जुर्मों से निपटने के लिए ज्यादा अधिकार देना शामिल है। नए कानून में एसआरओ अगर संतुष्ट नहीं है तो वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री रोक सकता है या रजिस्ट्री रद्द भी कर सकता है। सरकार धारा 18A जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि एसआरओ उन प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री रोक सकता है जैसे परोपकारी संस्थाओं की जमीनों की या फिर मुकदमे में फंसी सरकारी जमीनों की रजिस्ट्री। In our country, it's very difficult to transact in properties. Registration is one part of it. Then you have to after that do the property tax. हमारे देश में प्रॉपर्टी का लेन देन बेहद मुश्किल है। रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स के कागजात पर काम करना पड़ता है। अगर प्रॉपर्टी के लेन देन में कुछ सहूलियतें दी जाती हैं तो उसका स्वागत है। अगर रजिस्ट्रेशन के नियम आसान किए जाएंगे तो घर खरीदने वालों को आसानी होगी। Certainly, it'll be much better for end user especially, and it'll just make his life easier. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब रजिस्ट्री के दस्तावेजों को लोग देख सकेंगे, यानी बुक फॉर नाम का एक रजिस्टर जहां सारे रजिस्ट्री के कागजात होंगे वो हमेशा जनता के लिए मुहैया रहेंगे। इससे मालिकाना हक का सत्यापन भी हो सकेगा। दस्तावेजों को डिजिटाइज करने और उन्हें आधार नंबर के साथ जोड़ने का भी सुझाव दिया जा रहा है ताकि रजिस्ट्री करवाने वालों की पहचान की जा सके। इसी साल अगस्त में संशोधनों के साथ बिल राज्यसभा में पेश किया गया और अब वो संसद की स्थायी समिति के पास है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले संसद सत्र में ये बिल पास हो जाएगा। ओनितम ओझा सिन्हा की रिपोर्ट, एनडीटीवी।
तो क्या वाकई में ये जो नया प्रस्तावित एक्ट है, कानून है, ये लोगों की सहूलियत के लिए है या ये उनका सरदर्द बढ़ा देगा? ये जानने के लिए हमारे साथ चर्चा करेंगे आज संजय रस्तोगी, जो कि डायरेक्टर हैं सेवियर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के, और पवन जसूजा, जो कि डायरेक्टर हैं फिनलेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के। तो संजय, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 1908 का बना कानून अब तक चलता आ रहा था पूरे देश में, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, तो अब आपको क्या लगता है कि कितना पुराना या दक्यानुसी हो चला था वो कानून, जिसकी वजह से अब वक्त आ ही गया था कि इससे बदला जाए? क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो सबसे ज्यादा जिन्हें कहते हैं एक हर्डल बन रहे थे लोगों के लिए? नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है कि अब रियल एस्टेट एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो लगभग 4 से 5 लाख फ्लैट्स दिल्ली एनसीआर अक्रॉस दिल्ली एनसीआर बन रहे हैं, और कस्टमर भी काफ़ी अवेयर है हर प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो जिस तरह से ये एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, उसी के प्रपोर्शन में फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं कि एक फ्लैट कितनी बार सोल्ड आउट हुआ है, नहीं हुआ है, वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड था या नहीं था। तो इस सब की जानकारी जितना ट्रांसपेरेंट वे में कस्टमर को मिल सके वो बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं तो इस प्रस्ताव का बिल्कुल स्वागत करता हूँ कि इस तरह की ट्रांसपेरेंसी रियल एस्टेट सेगमेंट में आनी चाहिए, और वो आ रही है। पवन जी, जो 7 संशोधनों की बात की गई है इस बिल में, उनमें से ग्राहकों के लिए, निवेशकों के लिए सबसे अहम संशोधन कौन सा है जिनसे उनको बहुत ज़्यादा आसानी होगी? अब इसमें सबसे बढ़िया जो संशोधन है वो है पहला डिजिटल वेरिफिकेशन, सेकंड है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहना, एंड थर्ड जो है एनीवेयर यू कैन गो एंड रजिस्टर द योर प्रॉपर्टी। 100 ईयर से ये जो पुराना कानून चल रहा था उसके बाद से बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे हमने बाकी सेक्टर्स में चेंजेस देखे हैं, मोबाइल या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चेंजेस हैं, वैसे ही बहुत ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा जो आम आदमी की नीड है वो है लैंड या घर, उनमें चेंजेस बहुत जल्दी से हों। आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें कि आम आदमी जहाँ पे फ्रॉड या चीटिंग के केसेस में जाता है वहाँ पे वहीं फंसता है कि ही और शी इज़ नॉट अवेयर कि उनको पता ही नहीं है कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम थी। ऑनलाइन करने से एंड सेकंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इन दोनों चेंजेस होने से आम आदमी को बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा, और जितने भी चीटिंग के केसेस हैं वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। उसके अलावा जो एक चेंजेस हैं जो बहुत मेजर है वो है रजिस्ट्रार ऑफिस को ये पावर देना कि जहाँ पे दे कैन ऑब्जेक्ट एंड दे कैन कैंसिल आल्सो। इन दोनों रूल से क्या हो जाएगा कि जब भी उनको लगा कि अभी भी कोई मिसलेनियस या मिस कम्युनिकेशन इन द स्टेटमेंट, वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ा एक चेक पॉइंट रहेगा जो कि कहीं ना कहीं जाके लॉन्ग टर्म में लोगों को फ्रॉड करने से रिड्यूस करेगा। एक पॉइंट जो और मैं सामने लाना चाहूँगी वो ये है कि जैसे कि एक राज्य के अंदर आप अलग जगह से बैठ करके अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन अब आप एक राज्य के ही अंदर अगर वो प्रॉपर्टी है वहीं पे ही रजिस्ट्री कराएंगे। तो संजय, आपसे जानना चाहेंगे, पहले कुछ कानून थे जिसकी वजह से जो राज्य का एक्सचेकर था, जो सरकार थी, उसको पैसे का नुकसान होता था, रेवेन्यू का नुकसान होता था, तो किस तरह से लोग इसका फ़ायदा उठाते थे? जैसे कि अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो कुछ स्टेट्स थी, जैसे कि अगर चंडीगढ़ स्टेट हम लेकर चलते हैं तो वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी जो थी दैट वाज स्लाइटली लेस एज़ कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश और मे बी दिल्ली, जबकि उत्तर प्रदेश से भी सस्ती थी दिल्ली में रजिस्ट्री कराना। तो कस्टमर्स क्या करते थे, या क्लाइंट्स जो भी फ्लैट बायर्स होते या जो भी प्रॉपर्टी बायर्स होते थे, वो अपनी रजिस्ट्री दिल्ली में जाकर या मे बी चंडीगढ़ जाकर कराया करते थे उस चीज़ के लिए, जिससे कि उस स्टेट का रेवेन्यू लॉस हुआ करता था, जो कि इस वाले प्रोविज़न को आने से काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाएगा। जी, तो हमारी पूरी उम्मीद यही है कि इससे ग्राहकों को सबसे ज़्यादा आसानी हो, ताकि आगे जाके खरीद फरोख्त की जो ट्रांजैक्शन है वो अपने आप में आसान हो जाए, जो कि आज के दौर में बहुत ही मुश्किल काम है अपने आप में। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए, और मेरे हिसाब से काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होंगे ये सारे संशोधन आने वाले समय में। जी बिल्कुल। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझने हम सुलझाने आएंगे। आपके सवालों के जवाब भी देंगे, बताएंगे कि एनसीआर, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और बेंगलुरु में कौन सी प्रॉपर्टी है सबसे हॉट। कहीं जाइएगा मत।